हेलो एवरीवन। दोस्तों, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का संबंध जब एट्थ हाउस के साथ बनता है तो कई बार ये योग जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा अशुभ हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में जो है वो कई तरीके के उतार चढ़ाव की स्थिति को दर्शाता है, साथ ही हानि का भी संकेत देता है। लक्ष्मी स्थान कहे जाने वाले जो है वो नाइन्थ भाव के लॉर्ड का संबंध जब एट्थ हाउस से बनता है, यानी एट्थ हाउस में जब वो बैठते हैं तो व्यक्ति को कई तरीके की अनिश्चितता जो है वो प्रदान करते हैं। यहाँ पर जो है वो धर्म त्रिकोण का संबंध जो है वो मोक्ष त्रिकोण के साथ बन रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति के संबंध जो है वो अलौकिक हो सकते हैं, दुनियादारी से परे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि एट्थ और ट्वेल्थ हाउस जो है वो मोक्ष त्रिकोण को दर्शाता है, नाइन्थ हाउस जो है वो धर्म त्रिकोण का है। तो ये योग अर्थ काम त्रिकोण के भौतिक सिद्धांतों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। जब नवम भाव के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में होते हैं तो ऐसे में कई बार जातक के पिता जो है वो जल्दी ही उनका साथ छोड़ सकते हैं, साथ ही विदेश में या किसी एकांत स्थान पर भी व्यक्ति रह सकता है। साथ ही उसका संबंध जो है वो अस्पताल से, मानसिक चिकित्सालयों से या गुप्त संस्थाओं या षड्यंत्रों से भी जो है वो हो सकता है। एजुकेशन को लेकर भी जातक का परिवार जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होता है। जातक की खुद की भी जो है वो कई बार कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। करियर में भी जो है उसे बहुत सारी बाधाओं का जो है वो सामना करना पड़ता है। अगर अष्टम भाव जो है वो मजबूत हो और नवम भाव का स्वामी इस भाव में जो है वो शुभ प्रभाव में हो तो जातक को जो है वो पैतृक संपत्ति और धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर नवमेश जो है वो निर्बल होते हैं तो जातक के लिए भाग्य में जो है वो अशुभता लेकर आते हैं। यहाँ पर जातक के द्वारा जो है वो समुद्र मार्ग से लंबी यात्राओं की भी संभावना हो सकती है। साथ ही जो है उसके बच्चे बहुत बुद्धिमान और विद्वान होते हैं और उसकी ज्येष्ठ संतान जो है वो किसी मंत्री पद पर भी पहुंच सकती है। जहाँ नाइन्थ हाउस जो है वो पिता को, गुरु को, उच्च ज्ञान को, भाग्य को, धर्म को, लंबी यात्राओं को, उच्च शिक्षा को जो है वो दर्शाता है। वहीं पर एट्थ हाउस जो है वो अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं को, अप्रत्याशित लाभ और हानि को, गुप्त धन को, खजाने को, रहस्य को और गूढ़ ज्ञान को दर्शाता है। साथ ही वो आध्यात्मिकता से भी जोड़ता है। आयु का जो है वो भय भी दिलाता है, कई बार दीर्घायु भी बना देता है। यहाँ पर जातक के पिता जो है वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, उनके साथ संबंध जो है लेकिन व्यक्ति का बहुत ज्यादा घनिष्ठ नहीं होता है। यदि ये योग जो है वो हल्के में पीड़ित हो तो पिता के साथ संबंध जो है वो थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, या फिर एक औपचारिक या राजनीतिक प्रकार का रिश्ता भी जो है पिता से हो सकता है। यानी यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पिता के साथ कोई दुश्मनी हो, लेकिन फिर भी जो है वो रिश्तों में बहुत ज्यादा गहराई देखने को नहीं मिलती है। अगर ये योग जो है वो अत्यधिक पीड़ित हो जाए तो पिता एक अनैतिक जीवन शैली अपनाने वाले हो सकते हैं। यानी जातक को ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं जहाँ पर पिता जो है वो बुरी प्रवृत्तियों में संलग्न हो सकते हैं, और कई बार जातक स्वयं भी जो है वो इस तरीके की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना प्रारंभ कर सकता है। यानी कि वो भी जो है वो बुरी आदतों को जो है वो अपना सकता है। एट्थ हाउस से जुड़ी हुई अचानक होने वाली घटनाएं जो है वो जातक की वित्तीय स्थिति के लिए जो है वो अनुकूल नहीं होती हैं। यानी धन और संपत्ति को विकसित होने के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता पड़ती है, न कि रहस्य और गुप्तता की। नाइन्थ हाउस के स्वामी जब एट्थ हाउस में आते हैं तो व्यक्ति जो है वो रहस्य से या रहस्यमयी घटनाओं के साथ जो है वो संबंध बना लेता है, यानी उसके जीवन में जो है ये स्थितियां पैदा हो जाती हैं। उसकी सीधी दृष्टि जो है वो धन भाव पर यानी सेकंड हाउस पर भी होती है, तो जातक की आर्थिक स्थिति में भी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि यह ग्रह जो है वो शुभ स्थिति में हो तो अचानक से धन लाभ या भाग्य लाभ भी जो है वो हो सकता है, यानी भाग्य की प्राप्ति भी हो सकती है और साथ ही धन या प्रॉपर्टी भी जो है व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। एट्थ हाउस जो है वो छिपी हुई शत्रुओं को
एट्थ हाउस जो है वो छिपे हुए शत्रुओं को, अनजानी नकारात्मक शक्तियों को भी बताता है, दिखाता है, साथ ही उससे जुड़ी हुई परेशानियों के बारे में भी बताता है। ये योग जो है वो जातक की उच्च शिक्षा या करियर में जो व्यापार या अटकलें, प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी चीजों को भी आधार बनाकर जो है उसके जीवन में बाधा ला सकता है। छिपा हुआ ज्ञान या गूढ़ विद्याएं जो है वो एट्थ हाउस से संबंधित होती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को रहस्यमयी क्षेत्रों का जो है वो विशेषज्ञ भी बना सकता है। आर्थिक समृद्धि भी जो है उसकी वजह से परिवर्तित हो सकती है। 12वें भाव से 9वें भाव का जो संबंध है वो ये भी दर्शाता है कि जातक पारंपरिक धार्मिक आस्थाओं में जो है वो रुचि नहीं रखता है, यानी किसी दूसरे पंथ या दूसरे मार्ग का जो है वो अनुसरण कर सकता है। हालांकि उसका विश्वास और आस्था केवल उसके लिए ही गुप्त रूप से ज्ञात हो सकती है, यानी जिस चीज में भी वो विश्वास रखता है, आस्था रखता है, तो वो सिर्फ उसके ऊपर ही जो है वो निर्भर करती है, उसके अंदर ही जो है वो रहती है। वो बहुत ज़्यादा जो है वो उन विद्याओं का या उन स्थितियों का बखान नहीं करता। उन्हें जो है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की जो इच्छा होती है या प्रवृत्ति होती है, उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरीके की इच्छाएँ व्यक्ति को अनैतिक कार्यों में भी जोड़ देती हैं, जो कि उनके जीवन को जो है वो खराब कर सकती हैं। उस समय तो हो सकता है 8वें घर की ऊर्जा की वजह से उन्हें रास्ता बहुत ज़्यादा आसान लगे और वो उससे जल्दी-जल्दी जो है वो धन कमाने की इच्छा रखें, लेकिन ऐसा रास्ता जो है वो बहुत रहस्यमयी होता है और उसमें अचानक से खतरे की स्थिति भी बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी निर्णय लें वो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं से, चोरी जैसी घटनाओं से भी सावधान रहना चाहिए। वैदिक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ये योग जो है वो छोटी भाई बहनों के लिए भी बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं समझा जाता। यहाँ पर जातक को जो है वो अपने माता-पिता से या अपने पूर्वजों से संपत्ति भी विरासत में मिल सकती है, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ जो है इन चीज़ों को लेकर जो है वो विवाद की संभावना बनी रह सकती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जो है अपनी उच्च शिक्षा या तो रिसर्च के क्षेत्र में या फिर गूढ़ विद्याओं में, रहस्यवाद में या अन्य किसी सांसारिक विषयों के क्षेत्र में ले सकता है। ये किसी भी विषय पर अनुसंधान जो है वो कर सकता है, संबंधित गतिविधियों में गहराई में उतरना जो है वो इसको पसंद होता है। इनकी जो शोध वाली इच्छा है या इनकी जो ताकत है, वो इनको एक अच्छा शोध छात्र या प्रोफ़ेसर जो है वो बना सकती है, जो अपना पूरा समय जो है वो लाइब्रेरी में दे सकते हैं या लैब्स में जो है वो अपना टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है या संबंध बन रहा होता है, तो ये स्थिति दिखाती है कि किसी अचानक होने वाली घटना की वजह से व्यक्ति की पढ़ाई जो है वो बीच में रुक सकती है। यानी अगर वो किसी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, तो वहाँ पर जीवन में होने वाली किसी घटना की वजह से उनकी पढ़ाई में जो है वो ब्रेक लग सकता है। यहाँ पर जो है जब 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अचानक में जो है वो किसी गुरु से भेंट हो सकती है। उसका पूरा विश्वास तंत्र जो है वो बदल सकता है। यानी हो सकता है कि वो पहले किसी गुरु पर विश्वास ना करे, लेकिन यहाँ पर जो है अचानक से किसी समय पर उनकी किसी गुरु से मुलाकात होगी, जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन या उनकी सोच जो है वो बदल सकती है। यानी कि अगर यहाँ पे व्यक्ति जो है वो नास्तिक हो, बहुत ज़्यादा विश्वास जो है वो ईश्वर में, धर्म में ना रखता हो, तो हो सकता है उसके सोचने का नज़रिया ही बदल जाए और वो नास्तिक से आस्तिक में जो है वो परिवर्तित हो जाए। यानी उसके जो भी विश्वास होते हैं, उनमें उस गुरु की वजह से जो है वो काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। यानी उसका जो विश्वास बदलता है ना, वो उसके साथ जो है वो जीवन भर रहता है। अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो यहाँ पर व्यक्ति के जो रिजल्ट्स हैं, तो वो कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, उनमें परिवर्तन भी जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर ग्रहों के अनुसार या लग्न के अनुसार चीज़ों को देखें, तो शायद हम उन चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। अगर यहाँ पर हम सूर्य ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली होती है, तो यहाँ पर 9th हाउस में जो है वो सूर्य की राशि जो है वो सिंह होती है, इसलिए यहाँ के लॉर्ड होकर सूर्य जो है वो 9th हाउस से जाकर कर्क राशि में 8th हाउस में बैठते हैं। ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति का आत्मबल, आत्मविश्वास जो है वो तभी विकसित होता है जब परिवर्तनकारी घटनाओं के साथ उस व्यक्ति का सामना होता है।
ऐसा व्यक्ति जो है वो गूढ़ विद्याओं के क्षेत्र में भी जो है वो जा सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क राशि में है, तो ये अधिक उपयुक्त लगता है कि व्यक्ति उपचार के क्षेत्र में भी जा सकता है, यानी किसी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भी वो कार्य कर सकता है, या हीलिंग के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है। 9th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से सूर्य जो है वो यहाँ पर उच्च ज्ञान को लेकर जो है वो लोगों की देखभाल कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है चिकित्सा से जुड़ सकता है, रहस्यवादी हो सकता है, आध्यात्मिक उपचार जो है वो लोगों का कर सकता है। स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो बहुत सारे अहंकारी गुरुओं से मिलता है, जिससे उसका संबंध जो है वो परिवर्तनकारी होता है, यानी उसको जो है वो किसी भी गुरु पर बहुत ज्यादा विश्वास शुरू में नहीं होता है। उसके जीवन में अचानक से किसी ऐसे गुरु की जो है वो एंट्री हो सकती है जो उसके जीवन को पूरी तरीके से बदल दे। यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली है, यानी चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होकर 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और मिथुन राशि में 8th हाउस में जो है वो विराजमान होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो मन से पूरी तरीके से रिसर्च में जो है इन्वॉल्व होता है, यानी उसको रिसर्च करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है, और ऐसे लोग जो है वो मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, एक साथ कई सारे कार्य जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा जो है हमेशा नई नई विचारधाराओं को लेकर आता है, यानी व्यक्ति यहाँ गूढ़ विद्याओं के अनुसंधान में पूरी तरीके से रम जाता है। साथ ही उसकी माँ भी जो है गूढ़ विषयों में रुचि रखने वाली हो सकती है। साथ ही 8th हाउस जो है वो चंद्रमा के लिए मारक स्थान भी होता है। इसलिए जो है वो ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति के जीवन में कई तरीके के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अचानक होने वाली घटनाएँ जो हैं वो उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। मन में जो है वो कई बार अस्थिर स्थिति जो है वो महसूस की जा सकती है। यानी स्थिरता जो है वो इनके जीवन में सरलता से नहीं आती है। यानी कई बार उतार-चढ़ाव की स्थिति आती है, जो इनको जो है वो मानसिक रूप से कई बार परेशान कर देती है। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें तो वो 2 लग्नों के माध्यम से जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी सिंह लग्न में और दूसरा मीन लग्न में। तो अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न की अगर बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो 9वें और चौथे स्थान के जो है वो स्वामी होते हैं। मीन राशि में 8th हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक और गूढ़ जीवन के क्षेत्र में जो है वो कर्मशील होता है, यानी वो रहस्यवाद और गूढ़ विद्याओं को समझने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो करता है। अपनी इच्छा शक्ति और क्रियाशीलता के बल पर वो जीवन में जो है परिवर्तनों को पार कर लेता है, यानी किसी भी तरीके के जो है वो उतार चढ़ाव आए, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जो है वो इन सारी परेशानियों को दूर कर लेता है। वो निश्चित रूप से गूढ़ विद्याओं में कार्यरत हो सकता है। साथ ही जो है ऐसे लोग हुए योग में, मार्शल आर्ट में या अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़े हुए कार्यों में जो है वो कार्य कर सकता है। साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्रों से भी ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। ये व्यक्ति जो है वो ससुराल पक्ष की भी रक्षा करता है, साथ ही वैवाहिक जीवन से भी लाभ कमाता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मीन लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है वो मंगल 2nd हाउस या 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं और तुला राशि में 8th हाउस में स्थित होते हैं। ये एक अलग स्थिति है क्योंकि मंगल अब यहाँ पर मित्र राशि में जो है वो नहीं है। तो ये व्यक्ति जो है यहाँ पर रिश्तों में और ससुराल पक्ष के लोगों में प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, जिससे विवाह में जो है वो परिवर्तनकारी घटनाएं हो सकती हैं। इससे जो है वो विवाह में परिवर्तनकारी घटनाएं हो सकती हैं। रिश्तों में जो है अलगाव की स्थिति आ सकती है, दूरियां बन सकती हैं, रिश्ते टूट भी सकते हैं। साथ ही वो अपने विश्वासों और विचारों को भी दूसरों पर हावी करने का प्रयास करता है, जो कि इसके लिए जो है वो गलत सिद्ध होता है। यानी इसको जो है वो अपनी मान्यताओं, अपनी विशेषताओं, अपनी जो सोच है उसको दूसरों पर हावी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है वो गूढ़ विद्याओं में या रहस्यवाद में भी रुचि रखता है। साथ ही जो है वो अपने शिक्षकों के साथ भी अच्छे संबंध नहीं बना पाता है, यानी उसको जो है वो ज्ञान प्राप्त करने में भी कई बार बहुत ज़्यादा बाधा आती है, या बीच में कई बार उसे पढ़ाई में ब्रेक भी लेना पड़ सकता है।
अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ हम 2 लग्नों के माध्यम से बुध को 9th हाउस के लॉर्ड के रूप में देखते हैं। यानी अ, यानी कि तुला लग्न और दूसरा मकर लग्न। अगर हम तुला लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है वो बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि में जो है 8th हाउस में बैठते हैं। चूंकि यहाँ पर वृषभ राशि धन की राशि है और 8th हाउस जो है वो दूसरों के धन का भाव है, तो बुध का यहाँ पर होना ये दिखाता है कि व्यक्ति उच्च शिक्षा और अनुसंधान का संबंध जो है वो धन और संपत्ति से रखता है। यानी ऐसे लोग जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकते हैं, वेल्थ मैनेजर भी हो सकते हैं। यानी इस तरीके की फील्ड में जो है ये लोग कार्य कर सकते हैं। ये लोग दूसरों की संपत्ति को प्रबंधित करके भी जो है वो इनकम कमा सकते हैं। साथ ही गूढ़ विद्याओं में भी इनकी रुचि बनी रहती है। ये लोग रहस्यवाद से संबंधित किताबें पढ़ना, लेख लिखना, ब्लॉग लिखना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। उससे भी ये लोग जो है वो धन की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मकर लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो 6ठे और 9वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही सिंह राशि में 8वें भाव में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ ये लोग जो है वो उच्च शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक होते हैं, आलोचनात्मक होते हैं, साथ ही परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। ये लोग जो है वो निश्चित रूप से गूढ़ विद्याओं में, विशेषकर ज्योतिष आदि के क्षेत्र में भी अध्ययन करते हैं। इन लोगों को उसके बारे में लिखना या संवाद करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये लोग जो है वो ज्यादातर ऐसी चीजों के बारे में लिखना पसंद करते हैं जिनसे उन्हें जीवन में अधिकार और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सके। वैकल्पिक रूप से अगर कहा जाए तो सरकार के प्रवक्ता ये हो सकते हैं, साथ ही संवेदनशील और गोपनीय मामलों में भी जो है वो कार्य कर सकते हैं। उनके पास अत्यंत गुप्त जानकारी जो है वो हो सकती है, साथ ही उन्हें अधिकार की प्राप्ति भी हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से जो है हम शुक्र ग्रह को 9th हाउस का लॉर्ड मानते हैं। यानी एक कन्या लग्न से और दूसरा कुंभ लग्न से। तो अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 9वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर मेष राशि में 8th हाउस में बैठते हैं। ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति गूढ़ जीवन के पहलुओं को बेहद प्रेम करता है और वो साथ ही ये भी दर्शाता है कि वह कोई ऐसा प्रेम संबंध भी रखता है जो छुपा हुआ हो। यानी यहाँ पर व्यक्ति का कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जो है वो हो सकता है जो उसके परिवार या उसके अपने लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी ना हो। चूंकि मेष राशि जो है वो आत्म केंद्रित करने वाली राशि है, इसलिए ये लोग जो है वो संबंधों में भी अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त करना पसंद करते हैं, जिससे कि विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि इन लोगों को अपनी संपत्ति जो है वो जीवन साथी या ससुराल वालों से अलग रखना जो है वो पसंद हो। साथ ही जो है वो शुक्र की दशा संबंधों और विश्वासों में भी परिवर्तन लेकर आ सकती है। अब अगर यहाँ पर हम कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 4th हाउस के और 9th हाउस के लॉर्ड बनकर जो है वो 8th हाउस में कन्या राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर ये नीच के जो है वो हो जाते हैं। अगर यहाँ पर शुक्र नीच के हैं तो यहाँ पर आपके संबंध जो है वो वास्तव में समस्या का कारण बन सकते हैं। यानी रिश्तों में जो है वो कई तरीके के वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, झगड़ों की स्थिति आ सकती है। आपके जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर जो है वो खराब हो सकते हैं। कई बार ऐसा रिश्ता जो है वो हिंसक रूप भी ले लेता है, यानी लड़ाई झगड़े मारने पीटने जैसी नौबत भी यहाँ पर आ सकती है। साथ ही जो है वो आर्थिक हानि भी जो है वो व्यक्ति को यहाँ पर होती है। इसलिए यहाँ पर संबंध बनाने से पहले व्यक्ति को विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना चाहिए वो किस व्यक्ति से जो है वो जुड़ रहा है, किस व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता बना रहा है, ताकि उसे आने वाले जीवन में जो है कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। विवाह के लिए जो है वो बहुत अच्छा होगा यदि वो अपने पार्टनर को जो है वो पहले से थोड़ा सा जान ले, समझ ले, या फिर कुंडली के माध्यम से जो है अच्छे से ये निर्धारित कर ले कि उसका पार्टनर जो है वो उसके लिए योग्य है या नहीं है। अदरवाइज जो है कई तरीके की समस्याएं जो है वो उसे फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर कन्या लग्न और कुंभ लग्न दोनों में ही का विवाह जो है वो किसी दूसरे कल्चर से आने वाली लड़की से हो सकता है, किसी और जाति धर्म को मानने वाली स्त्री के साथ
हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी से भी विवाह करें तो बेहतर होगा आप पहले से उससे अच्छी खासी जानकारी कर लें। अदरवाइज जो है वो आपको विवाह को लेकर जो है वो कई तरीके की समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ हम दो लग्नों के माध्यम से गुरु ग्रह को नाइन्थ हाउस का लॉर्ड मानते हैं, यानी यहाँ पर मेष लग्न में और कर्क लग्न में। अगर हम मेष लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु 9वें और 12वें भाव के लॉर्ड होकर जो है वो वृश्चिक राशि में 8th हाउस में बैठते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को ज्योतिषी बना सकती है, रहस्यवादी, गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता भी बना सकती है। गुरु जो है वो यहाँ पर ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। नाइन्थ हाउस जो है वो शिक्षा का प्रतीक है, साथ ही जो है वो 8th हाउस गूढ़ विद्याओं का प्रतीक है। तो ऐसे में व्यक्ति गूढ़ विद्याओं से संबंधित ज्ञान को जो है वो अर्जित कर सकता है, साथ ही रहस्यवाद या ज्योतिष से जुड़े हुए विषयों की भी नॉलेज वो प्राप्त कर सकता है। कई बार ऐसे लोग जो है वो तंत्र मंत्र से, काले जादू आदि से भी जो है वो जुड़ जाते हैं, उनकी भी जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही वो अपने जीवन में इन चीज़ों का प्रयोग जो है वो दूसरों की सहायता करने के लिए भी करते हैं। यानी ये स्थिति जो है वो उनके लिए तब ज़्यादा बेहतर है कि अगर वो इन विद्याओं का प्रयोग दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए करें, ना कि जो है वो किसी को परेशान करने के लिए या दूसरों को परेशानी में डालने के लिए। तो ये स्थिति जो है वो इनको शुभ फल प्रदान कर सकती है। अब यहाँ पर अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो यहाँ कर्क लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो 6ठे और 9वें भाव के जो है वो लॉर्ड बनते हैं और कुंभ राशि में 8वें भाव में स्थित होते हैं। ये व्यक्ति को जो है वो गूढ़ विद्या या धर्म को जो है वो वैज्ञानिक या तार्किक दृष्टिकोण से देखना सिखाती है। अगर आप यहाँ पर गूढ़ विद्याओं को वैज्ञानिक रूप से नहीं समझ पाते हैं तो आप यहाँ पर उन विद्याओं पर विश्वास नहीं करते हैं। लोग भी गूढ़ विद्याओं या धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग बड़ी देरी से जो है वो इन चीजों के क्षेत्र में नॉलेज अर्जित करते हैं। साथ ही जो है उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत भी जो है वो करनी पड़ सकती है, क्योंकि गुरु जो है वो यहाँ पर शनि की राशि में है। तो इसलिए जो है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो उन्हें ज्ञान के लिए लगाना पड़ता है। लेकिन एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद इसका उपयोग वो समाज की सेवा करने में, जन कल्याण के लिए भी लगा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से अगर कहा जाए तो वो किसी बड़े संगठन से जुड़कर या वित्त के क्षेत्र में या अनुसंधान के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें तो शनि यहाँ पर दो लग्नों के माध्यम से जो है वो 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी मिथुन लग्न के माध्यम से और वृषभ लग्न के माध्यम से। और जब वो 9th के लॉर्ड होकर 8th में जो है वो स्थित होते हैं तो निश्चित रूप से ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति की आयु जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है। साथ ही जो है वो गूढ़ विद्याओं के से संबंधित जानकारी को भी निश्चित रूप से धीरे धीरे करके प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें अपने जीवन में सच्चे गुरुओं की प्राप्ति जो है वो 30 साल की उम्र के बाद होती है। यानी उससे पहले जितने भी लोग इन्हें गुरु के रूप में मिलते हैं, कई बार जो है वो उनका तालमेल जो है वो उनके साथ नहीं बैठ पाता है, या गुरु जो है वो ज्यादातर चीटिंग करने वाले, धोखा करने वाले जो है वो मिल सकते हैं। इसी तरह अगर ससुराल वालों से संबंध की बात की जाए तो शुरुआत में इनके संबंध जो है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी स्थिति जो है वो बेहतर हो जाती है। जीवन साथी के साथ साझा संपत्ति को लेकर भी जो है इनकी स्थिति धीरे धीरे सुधरती है। साथ ही ये लोग सरकार से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, कानून से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी जो है ये कार्य कर सकते हैं, जहां पर उन्हें अचानक जूझते हुए जो है वो लोगों की सेवा करनी होती है। जहां पर उन्हें अचानक होने वाली घटनाओं से जूझते हुए जो है वो लोगों की सेवा करनी होती है, कि आपदा राहत है या सेना से संबंधित कोई कार्य है या पुलिस की कोई कार्यवाही है, तो ऐसे व्यक्ति जो है इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसे में ये लोग जो है वो खनन से जुड़े हुए कार्य भी कर सकते हैं। ये भी जो है वो इनके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। साथ ही प्रारंभिक जीवन में इन्हें जो है वो कई बार बहुत ज्यादा कठोर और सख्त गुरु जो है वो मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, इनमें जो मैच्योरिटी आने लग जाती है, तो इन्हें ज्ञानी गुरु की प्राप्ति भी
हो जाती है। थी जो है 9th हाउस के लॉर्ड जब 8th हाउस में होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।